दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाबा। आज मैं आपके लिए ले आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो है हमारे आईएफपी यानी पॉलिटिकल ऑनर्स सेमेस्टर 6 के आईएफपी इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, यानी हमारे वैश्वीकृत विश्व में भारत की क्या पॉलिसी रही है, भारत की विदेश नीति क्या रही है। तो आज मैं लाया हूँ जो टॉपिक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज दो देशों की बात है, एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा? अमेरिका। और सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा? भारत। अब इन दोनों के रिलेशंस कैसे रहे, यानी अमेरिका और भारत के रिलेशंस कैसे रहे। तो देखो, शुरुआत करने से मैं पहले थोड़ा सा बताता हूँ कि इसे हम दो चरणों में पढ़ने वाले हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो शीत युद्ध तक, यानी 1947। देखो, वैसे शीत युद्ध 1945 से 91 तक चला, यानी 45 से 91 तक चला, लेकिन हम 47 से 91 तक के पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम 47 से 91 तक के इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि भारत आजाद कब हुआ? 47 में। देखो, दोनों ही देशों के संबंध काफी अच्छे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों ही डेमोक्रेसी को बढ़ावा देते हैं, यानी दोनों ही देशों का मानना है कि यस, डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों के संबंध अच्छे होने चाहिए। दोनों शुरुआत से ही संबंध अच्छे बनाना भी चाहते थे, लेकिन वैश्विक परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, विश्व कुछ उस असमंजस में फंसा हुआ था, उस प्रॉब्लम से फंसा हुआ था कि दोनों देश अपने संबंधों को अच्छा नहीं कर पाए। तो मैं आपको समझाता हूँ कि 1991 तक, यानी 1991 तक हमारे संबंधों में किस तरीके से खटपट चलती रही। लेकिन 1991 के बाद जब भारत ने LPG को अपनाया, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया 1991 में, है ना, तब से भारत और अमेरिका के रिलेशन धीरे धीरे सुधरने लगे। लेकिन अब मैं आज आपको जो वीडियो में बताने वाला हूँ वो ओनली विवाद बताने वाला हूँ। मैंने ऐसे पिछला वीडियो बनाया था चाइना और भारत के संबंध, उसमें भी मैंने शुरुआत कहाँ से की थी? विवादों से, यानी कैसे चाइना और भारत में विवाद है ना। तो इसमें भी मैं पहले भारत और अमेरिका के कुछ विवादों को उजागर करूंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और अमेरिका में बने रहे, है ना, और क्या क्या कारण थे उसके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि इसमें एक जो हमेशा बीच में पॉइंट बना रहा वो कौन बना? पाकिस्तान। यानी किस तरीके से पाकिस्तान की वजह से इंडिया और अमेरिका के संबंध बिगड़ते रहे, वो चीज हमें समझनी है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बताऊंगा शीत युद्ध का। शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, सबने 12th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है कोल्ड वॉर, या किसी कारण वो भूल गया, तो मैंने इसकी कोल्ड वॉर की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड की है, पहले आप जाके उस वीडियो को देखो, आपकी नॉलेज बढ़ेगी उससे कि आखिरकार कोल्ड वॉर क्या है। तो इतना डीपली तो नहीं समझना हमें इसमें, लेकिन कोल्ड वॉर को मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो, कोल्ड वॉर 1945 से 1991 तक, यानी 1991 तक चला, है ना। इस बीच क्या हुआ? पूरा वर्ल्ड दो भाग में डिवाइड था। कौन कौन सा? पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा। कौन सा? पश्चिमी खेमा। अब जब मैं बात करूं भारत की, भारत आजाद होता है कब? 1947। अब भारत आजाद हो गया 1947 में। जैसे ही भारत आजाद हुआ 1947 में, यानी 1947 में भारत को आजादी मिली। अब उस टाइम पे विश्व दो भागों में बटा हुआ था। एक था पूर्वी खेमा, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? USSR। और एक था पश्चिमी खेमा, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? USA। भारत के सामने दो ऑप्शन थे, या तो वो इस खेमे में शामिल हो जाए या इस खेमे में। अगर अब भारत USA में शामिल होता, यानी पश्चिमी खेमे में शामिल होता, तो भारत को पूरे तरीके से भारत की विदेश नीति पर किसका दबाव दिखाई देता? अमेरिका का। और अगर भारत पूर्वी खेमे में यानी USSR में शामिल होता, तो भारत की विदेश नीति पर प्रॉपर प्रभाव किसका दिखाई देता? सोवियत संघ का, यानी USSR का। लेकिन भारत ऐसी चीज नहीं चाहता था। भारत क्या चाहता था? भारत चाहता था कि मैं किसी के भी दबाव में आके अपनी विदेश नीति तैयार ना करूं, यानी भारत एक संप्रभु गणराज्य बनना चाहता था। भारत की शुरू से इच्छा रही थी कि हम किसी की क्यों सुने,
हम अपनी इच्छा से अपनी विदेश नीति तय करेंगे, हम तय करेंगे कि हमें किसके साथ संबंध कैसे रखने हैं। डेट्स वाई भारत ने एक नीति अपना ली गुट निरपेक्ष की। किसकी? गुट निरपेक्ष। इसे नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी किसी भी गुट में शामिल ना होने की नीति। अब जब भारत ने गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई तो अमेरिका को लगा कि इसने हमारे प्रपोजल को ठुकराया है, जिस वजह से एक विवाद होने शुरू हो गए। लेकिन हाँ, अमेरिका को देखो, अमेरिका का हर एक कॉन्टिनेंट में कोई ना कोई था, है ना। तो अमेरिका को एशिया कॉन्टिनेंट में भी कोई ना कोई चाहिए था, है ना। एशिया में अमेरिका को कोई ना कोई एक बंदा चाहिए था, है ना, जो अमेरिका की बातों को, मतलब अमेरिका यहाँ पे अपना सेना का ठिकाना बना सके, है ना। तो अमेरिका के लिए जरूरी था कोई ना कोई, है ना। तो अमेरिका ने किसे चुना, किसे एक मुद्दा बनाया, वो था फिर पाकिस्तान, जो कि सिएटो और सेंटो में शामिल हो गया। यानी अमेरिका हिस्सा बन गया किसका? पश्चिमी खेमे का। सिएटो की फुल फॉर्म क्या थी? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो की सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी अब पाकिस्तान इसका हिस्सा बन गया। तो नॉर्मल सी बात है, अमेरिका का अब साथ किसे मिलने वाला था? पाकिस्तान को। अब अमेरिका का साथ मिलने वाला था पाकिस्तान को, तो भारत इससे ऑफकोर्स गुस्सा होने वाला था, और होना भी बनता था। क्यों? क्योंकि अमेरिका भारत का साथ ना देकर किसका साथ दे रहा है? पाकिस्तान का। और पाकिस्तान हमारे भारत का सबसे बड़ा एक दुश्मन रहा है, ये आप सब जानते हो। अब मैं आपको बताता हूँ किन किन पॉइंट्स पे अमेरिका ने साथ दिया, किसका? पाकिस्तान का। और भारत और अमेरिका में किस तरीके से वो कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे गहराता चला गया। तो सबसे पहले शुरुआत होती है भारत और अमेरिका के रिलेशंस की कश्मीर मुद्दे से। कश्मीर मुद्दे को हम देखते हैं कैसे। कश्मीर मुद्दा देखो, पाकिस्तान और इंडिया के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा रहा है क्या? कश्मीर मुद्दा। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कश्मीर जब ब्रिटिशियर्स से हम आज़ाद हुए, यानी अंग्रेजों ने हमें आज़ाद किया, उस टाइम पे भारत के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ना, उनका एक ऑर्डर था कि तुम भारत से आते टाइम जितने भारत के टुकड़े कर सको कर दो, यानी भारत के अंग विभाजित कर दो। उस टाइम पे हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या थी। बंटवारा सिर्फ भारत पाकिस्तान का नहीं हुआ था, उस टाइम पे भारत पाकिस्तान के साथ साथ 565 रियासतें भी थी। क्या थी? 565 रियासतें। और 565 की 565 रियासतों को अंग्रेजों ने बोला तुम चाहो तो भारत में मिल जाओ, चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, और चाहो तो अपना स्वतंत्र देश बना लो। तो उसमें से ज़्यादातर रियासतें प्यार से मान गई, लेकिन कुछ 4 रियासतें, कितनी? 4, कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद और अपनी रह गई एक जूनागढ़। जूनागढ़ है अपना गुजरात में, है ना। ये 4 रियासतों ने बिल्कुल भारत में मिलने से मना कर दिया। अब वल्लभ भाई पटेल साम दाम दंड भेद चारों नीतियां अपनाने को तैयार थे, क्योंकि हमें किसी भी तरीके से एक अखंड भारत का निर्माण करना था। आज के टाइम पे भी अखंड भारत का निर्माण करना मोदी सरकार का सबसे बड़ा सपना है ना। तो इस कश्मीर विवाद को हमें मेन समझना है। इन 3 का हमारे में अभी काम नहीं है, ये 12th क्लास तक हमने पढ़ा था, है ना, लेकिन जानना जरूरी है इनके बारे में भी। तो अगर आप समझना चाहो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सबकी कहानी एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। लेकिन पहले अभी हम अपने सिलेबस पे आते हैं कश्मीर को लेकर। कश्मीर का विवाद क्या था? कश्मीर का विवाद कुछ ऐसा था कि कश्मीर ने कह दिया हमें आज़ाद कश्मीर चाहिए, ना पाकिस्तान का ना इंडिया का। जब आज़ाद कश्मीर की बात उठी तो मान लो ये रीजन हो गया कश्मीर का। उस टाइम पे मैं यहाँ के राजा की बात बताता हूँ, हरी सिंह। कौन? हरी सिंह, हनी नहीं हरी, ठीक है। हरी सिंह थे। हरी सिंह ने क्या कहा कि भैया ना मैं पाकिस्तान में मिलूंगा ना मैं इंडिया में मिलूंगा। जब ये बात हुई तो चलो, इंडिया तो एक होता है ना, इंडिया, मैंने क्या बताया
कि जो वल्लभ भाई पटेल हैं वो साम दाम दंड भेद चारों नीति अपनाने के लिए तैयार थे। तो हमने शांति की नीति अपनाई। हमने कहा कोई नहीं, थोड़े दिन तुम राजा बने रहो, है ना, तुम्हें खुद अपने आप भारत में आके मिलना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि कश्मीर इतनी बड़ी रियासत नहीं है कि वो अकेले रह सके, है ना, या एक स्वतंत्र देश का निर्माण कर सके। इसलिए हमने क्या किया, थोड़े दिन यथास्थिति बनाने की कोशिश की, लेकिन इनके दिमाग पे ऐसा पत्थर था कि यहाँ से पाकिस्तान की एक कबीलियाई जनजाति ने अटैक किया, है ना। जब अटैक हुआ, जब कश्मीर का छोटा सा रीजन पाकिस्तान के हाथ में चला गया, तब ये आए और वल्लभ भाई पटेल से बोला कि भैया माफ़ कर दो और हमें भारत में मिला लो। लेकिन भारत में मिलने से पहले भी इन्होंने कई शर्तें रख दी, जिसे 370 के अंदर रखा गया था, है ना। अब तो धारा 370 हट गई है, ठीक है, तो उन्होंने कई शर्तें रख दी। जब इधर से अटैक हुआ तब भारतीय सेना गई कहाँ पर, कश्मीर में। तब इस मुद्दे को हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत का क्या मानना था कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, द्विपक्षीय मुद्दा है, यानी भारत और पाकिस्तान का एक पर्सनल मुद्दा है और इसे भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर ही रहने दो। पहले कॉन्फ्लिक्ट तो ये था भारत का कि इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हर एक साइड से बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान ने हमेशा बोला कि नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और इसे यूएनओ में घसीटने की हमेशा कोशिश करता रहा, कौन, पाकिस्तान। लेकिन भारत का मानना क्या था, ये द्विपक्षीय मुद्दा है, ये भारत और पाकिस्तान का पर्सनल मुद्दा है और भारत और पाकिस्तान खुद मिलकर इसे सुलझाएंगे। अब इन सब चीज़ों के बीच में आपका सवाल आएगा कि अमेरिका कहाँ से आया। तो अमेरिका का रोल उस टाइम पे ये रहा कि अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान जो भी हथियारों का इस्तेमाल करता रहा, यानी बेलगाम रूप से जो मर्जी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, उस पर हमेशा अमेरिका ने क्या किया, उसे नज़रअंदाज किया, है ना। लेकिन जब इंडिया ने हथियारों का इस्तेमाल किया तो इंडिया के हथियारों पर अमेरिका ने बैन करना शुरू कर दिया। ये कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और अमेरिका में हमेशा के लिए रह गया। क्लियर। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हमारे और अमेरिका के संबंधों के बीच सबसे बड़ा कांटा रहा है ये पाकिस्तान। हमेशा ही बंदा हमारे संबंध बिगाड़ता रहा। अब सेकंड कॉन्फ्लिक्ट भी इसी की वजह से। इसकी वजह से कैसे, सबको याद होगा 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर। इसे एक कहते हैं ना रहस्यमय युद्ध कहते हैं। रहस्यमय युद्ध क्या है कि ये कैसे चालू हुआ और कैसे ख़त्म हुआ। यानी देखो एंड में बहुत ही रहस्य थे। हमारे ताशकंद गए थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी मृत्यु हो गई। आज तक उसका राज नहीं पता कि वो मृत्यु कैसे हुई, बहुत रहस्य है उसके पीछे, तो है ना। तो हमारे ये क्वेश्चन भी आता है, बड़े से बड़े पेपर का क्वेश्चन बता देता हूँ। एक क्वेश्चन कि भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई, तो लाल बहादुर शास्त्री जी। यार बहुत प्यारे आदमी थे, बहुत ईमानदार आदमी थे, छोटी सी हाइट के थे, लेकिन जज्बा इतना लंबा कि पाकिस्तान छलांग मार दी। यानी क्या हुआ, पाकिस्तान एक ना इनकी उछलने की बहुत आदत है। क्या बोलता है पाकिस्तान इंडिया को कि हम आके दिल्ली पर अटैक करेंगे। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी बोलते हैं यार आप क्यों कष्ट करते हो, हम आके लाहौर में मिलते हैं तुमसे। पूरा लाहौर इंडिया में मिला दिया किसने, छोटी सी हाइट के हमारे बहुत प्रिय नेता लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जब हम लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी एक बहुत ईमानदार और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री थे। अगर उन जैसे प्रधानमंत्री देश को मिलते, एक लंबे समय के लिए मिलते, तो देश की प्रगति एक अलग लेवल पे होती, है ना। तो अब समझो 1965 के युद्ध में अमेरिका और इंडिया का क्या रोल रहा, यानी मेनली अमेरिका का क्या रोल रहा इंडिया के युद्ध में। अब क्या हुआ कि 1965 में जब पाकिस्तान ने हमारे गुजरात के कच्छ क्षेत्र है ना, वहाँ से हमला करना शुरू किया, यानी उस क्षेत्र को बताया कि ये पाकिस्तान का है। अरे यार हर एक क्षेत्र को अपना बताता है, बड़ा ही चोर किस्म का आदमी है। कश्मीर इसका है, गुजरात इसका है, भैया थोड़े दिन बाद कहेगा कि भारत इसका है। बेकार है ना, बेकार की बातें करता है। तो इस चीज़ पर क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी सेना को पूरी छूट दे दिए, जाओ हमला करो।
लेकिन हाँ, हमला करने से पहले एक दिक्कत ये थी कि अभी 1962 के जख्म भरे भी नहीं थे भारत के, यानी 1962 के युद्ध में जब हमारी हार हुई थी, उस टाइम पे हमारे पास एक तो टैंक्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, है ना, और पाकिस्तान को मिले हुए थे अमेरिकी जेट्स, है ना, अमेरिका के मिसाइल वाले फाइटर प्लेन्स, है ना, लेकिन हमारे भारत के उस टाइम पे जो वेपन्स थे वो काफ़ी वीक थे थोड़े, है ना। लेकिन एक बात कहते हैं ना, दिमाग होना चाहिए, दिमाग के सामने ताकत हमेशा झुकती है, तो वो ही काम हुआ। हमारे भारतीय सैनिकों के दिमाग के सामने पाकिस्तानी सेना पूरे तरीके से झुक गई। हमारे भारतीय सैनिकों ने इतना प्यारा दिमाग लगाया, इस तरीके से कम वेपन्स का इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान के जितने, मतलब एक कहते हैं ना, अमेरिका द्वारा दिए हुए बड़े बड़े जेट्स, एक टैंक का नाम बताता हूँ, पेटेंट टैंक, बहुत मतलब कहते हैं ना, एक ऐसा टैंक था जिससे बम भी छूकर चला जाए, तो उस टैंक तक को भारतीय सिपाहियों ने धराशाही किया। किससे? दिमाग लगाकर। एक चीज बताता हूँ, गुजरात में पाकिस्तान के टैंकों का एक कब्रिस्तान बना हुआ है, यानी टैंक ही टैंक पड़े हुए हैं पाकिस्तान के, जो धराशाही हुए थे ना, वो पूरा टैंकों का एक कब्रिस्तान बना दिया हमारे भारतीय सैनिकों ने। और एक चीज बताता हूँ, एक बहुत रोचक किस्सा इससे रिलेटेड, जब भारतीय सैनिकों ने अमेरिका के टैंक को धराशाही किया, तब बात आती है कि भारतीय सैनिक, दिमाग बहुत तेज है भारतीयों का, लाए टैंक को उठा के रख दिया इंडिया गेट पे और लगा दी प्रदर्शनी, देखो भैया ये है अमेरिका का टैंक। अब अमेरिका के ऑफिशियल्स यहाँ पर आए और खूब प्रार्थना की है, क्या कि भैया हटा दो, हमारे टैंक्स की बेइज्जती हो रही है। तो यार किस बंदे के हाथ में तुम यूज़ करने के लिए दे रहे हो, तो बेइज्जती होगी, है ना, दिमाग तो था नहीं उनमें यूज़ करने का, तो ढंग से उन टैंक्स को यूज़ नहीं कर पाए। लेकिन अब भारत और अमेरिका को कॉन्फ्लिक्ट कैसे यहाँ से पैदा होता है वो चीज़ समझो। अब अमेरिका ने जितने टैंक्स दिए थे या जितनी भी हथियार दिए हुए थे, वो पहले ही बात हुई हुई थी कि अगर वो सिएटो सेंटो के मेंबर्स को दिए जाएंगे तो वो ओनली किसके अगेंस्ट कम्युनिस्ट कंट्री ही यूज होंगे, यानी जितनी साम्यवादी देश हैं उन्हीं के खिलाफ वो टैंक्स यूज किए जाएंगे। लेकिन वो पाकिस्तान के किसके खिलाफ कर रहा था? भारत के। तो भारत ने अमेरिका को बोला भी कि भाई ये चीज गलत हो रही है। क्या गलत हो रही है? कि तुम इधर क्यों अपने टैंक्स यूज करने दे रहे हो। लेकिन अमेरिका ने इस चीज पर कोई एक्शन नहीं लिया। एक कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा ये बन गया। क्लियर? तो अब थर्ड चीज आ गई, फिर से वही चोटा बीच में आ गया, पाकिस्तान 1971। तो 1971 में क्या हुआ? 1971 भी इंडिया पाकिस्तान वॉर, है ना। अब इंडिया पाकिस्तान वॉर में दोबारा से देखो, यहाँ पे एक वेस्ट पाकिस्तान था, एक ईस्ट पाकिस्तान था, है ना। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में क्या था कि ये बना हुआ था पूरा, ये एक देखो मैप मुझे इतने अच्छे से बनानी नहीं आता, तो ये कुछ साउथ इंडिया का पोर्शन है ना, साउथ इंडिया का पोर्शन। तो ये पाकिस्तान यहाँ से यहाँ पर क्या करता था? हथियार सप्लाई कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये चीज समझ चुका था कि ये हिस्सा मेरा भारत छीन लेगा, यानी भारत इस पर कब्जा कर लेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट उसने हथियार भेजने शुरू किए, और भारत ने बीचों बीच सबसे अपना मजबूत जहाज जिसका नाम था विक्रांत, क्या था? विक्रांत। विक्रांत को यहाँ पर टिका दिया। अब इसके बस की नहीं यहाँ से पार कर दे, है ना। अब वेस्ट पाकिस्तान के बिल्कुल बस की नहीं है कि वो यहाँ से अपने हथियार यहाँ पर पहुंचा दे। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आता है दोबारा से अमेरिका। क्या हुआ? ये अमेरिका को जाके बोला कि ये वाला हिस्सा मुझसे छिन जाएगा, भारत इस पर कब्जा कर लेगा, है ना। तो अमेरिका ने क्या किया? अपना यहाँ से, एक तरीके से बताऊं तो मान लो ये अमेरिका है हमारा, है ना। अमेरिका ने यहाँ से क्या भेज दिया? अपना 7वां बेड़ा रवाना किया। क्या चीज? 7वां बेड़ा। अब इसके सामने अगर ये 7वें बेड़े में 30-40 जहाज थे और काफी मजबूत जहाज थे जिनमें परमाणु मिसाइलें तक लगी हुई थी, है ना। तो इस ये आया था, तो विक्रांत को कहीं ना कहीं हमारे सामने, हमारे विक्रांत को कहीं ना कहीं यहाँ से हटना पड़ता है ना। तो अब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी, है ना, इंदिरा गांधी बहुत ही कद्दावर नेता थी। तो इन्होंने जाकर क्या किया? रशिया से, मान लो ये था रशिया, उस टाइम पे इसे यूएसएसआर कहते थे। इन्होंने जाकर वहां से क्या किया? यूएसएसआर से बोला कि भैया मुसीबत में है ना, तो हम भी तुम्हारा साथ देते हैं, तुम भी हमारा साथ दो। और यहाँ से एक 20 वर्षीय संधि हो गई। क्या हो गई?
20 वर्षीय संधि, जिसे मैत्रीपूर्ण संधि भी कहा गया। क्या कहा गया? मैत्रीपूर्ण संधि। इसके तहत क्या था कि रक्षा करेगा कौन? रशिया। किसकी? भारत की। अब रशिया भारत के काफी करीब था, यानी एशिया कॉन्टिनेंट के काफी करीब था, तो इसने अपना यहाँ से क्या भेज दिया? 40वां बेड़ा। क्या भेज दिया? 40वां बेड़ा। अब जो ये 40वां बेड़ा था, इसमें भी परमाणु हथियारों से लैस था, है ना। अब यहाँ पर आकर खड़ा हो गया 40वां बेड़ा। जब यहाँ पर आकर खड़ा हो गया, इसमें तो एक बल्कि आप एक मिसाइल थी जिसका नाम था पेट्रियाट मिसाइल। क्या था? पेट्रियाट मिसाइल। इस पेट्रियाट मिसाइल से क्या होने वाला था भैया कि ये मिसाइल में इतनी पावर थी ना, अगर इसके रिडार में भी आता है ना कोई जहाज, कोई जंगी जहाज इसके रिडार में भी आता है, यानी 100 किलोमीटर में आया, खुद ब खुद फायर कर देगा और जहाज खत्म। तो जब आकर ये यहाँ पर खड़ा हो गया और अमेरिका को पता लगा, अमेरिका ने पाकिस्तान के सामने हाथ खड़े कर दिए, भैया तुम निपटो, तुम्हारी लड़ाई है। बिल्कुल ठीक है। यानी यहाँ से एक कॉन्फ्लिक्ट तो ये हो गया कि अमेरिका को, पहले अमेरिका ने भारत का साथ दिया, अब वो चीज खुद नहीं देखी, बल्कि अमेरिका ने भारत पर आरोप लगा दिया क्या? कि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन नहीं कर रहा, भारत रशिया में मिल गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। भारत उस टाइम पे यूएसएसआर में नहीं मिला था। भारत ने एक ओनली ऑन मैत्रीपूर्ण संधि की थी, जिसका मतलब क्या था कि युद्ध के समय यूएसएसआर हमें मिलाएगा, मतलब बचाएगा या हमारी मदद करेगा। इसका मतलब कतई ये नहीं था कि भारत यूएसएसआर का हिस्सा बन गया या उसके वार्सा पैक्ट का हिस्सा बन गया। भारत उस टाइम पे भी गुटनिरपेक्ष था, है ना, और भारत आज भी गुटनिरपेक्ष है। तो इस टाइम पे क्या हुआ, अमेरिका यूएसएसआर ने चारों ओर भारत के तैनात कर दिए अपने जहाज और बोला मार जितना मारना है, इसे देखते हैं कि कैसे कौन आके बीच में इंटरफेयर करेगा, है ना। तो इस टाइम पे कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता था। ये युद्ध साबित हो गया सीधा भारत और पाकिस्तान के बीच का। यहाँ पे खूब धोया पाकिस्तानियों को, यानी जो पाकिस्तान के सिपाही थे, खूब हमारे सैनिकों ने, चाहे वो एयरफोर्स से हो, चाहे वो फिर अपना नेवी से हो, चाहे वो फिर अपना बॉर्डर से हो, सब ने मिलकर मारा। अब पाकिस्तान ने क्या किया? दोबारा दिमाग लगाना शुरू किया और इस एरिया से क्या करना शुरू कर दिया? अटैक। और यहाँ पे लगभग 6000 सैनिक, किसके? पाकिस्तान के। कितने सैनिक? 6000। और उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे रेजिमेंट तैनात थी, उसमें सिर्फ 120 सैनिक थे, और उनके जो हेड थे उनका नाम क्या था उस टाइम पे? कुलदीप सिंह चांदपुरी। क्या था? यहाँ पे लिख देता हूँ, कुलदीप सिंह चांदपुरी। कुलदीप सिंह चांदपुरी हमारे यहाँ के रेजिमेंट के हेड थे। तो 120 का सामना 6000 थे। तो सरदार जी हैं, सुने ही होगा, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा ताही गुरु गोविंद सिंह नाम तो हवा, है ना। यानी चिड़िया से बाज को लड़ा देंगे, कोई नहीं, 120 है ना, 120 के 120 6000 पे भारी पड़ेंगे। और ये चीज करके दिखाई। 120 सरदार जी ने पूरे इधर 6000 सैनिकों को खत्म कर दिया। यानी यहाँ से भी पाकिस्तान हारा, यहाँ से भी पाकिस्तान हारा, और यहाँ से तो इतनी गंदी हार हुई कि 93,000 सैनिकों को, कितने? 93,000 सैनिकों को एक साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी हाथ जोड़कर। ये आज तक विश्व की सबसे बड़ी हार है। वर्ल्ड बुक में भी इसका नाम है। 93,000 सैनिक कम नहीं होते एक साथ आत्मसमर्पण करते हुए, और ये हमारी भारतीय सेना ने करके दिखाया। तो आपको कॉन्फ्लिक्ट समझ आया अमेरिका और रशिया का, वो अमेरिका और इंडिया का क्या कॉन्फ्लिक्ट रहा? एक तो पहले अमेरिका ने मदद करने की कोशिश की, अमेरिका की, वो पाकिस्तान की, है ना, किसने? अमेरिका ने। और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट क्या रहा? अमेरिका को ये लगने लगा कि अब भारत किसका हिस्सा बन चुका है? रशिया का, यानी यूएसएसआर का हिस्सा बन चुका है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी क्लियर। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है, अभी हमने समझा कि कैसे पाकिस्तान को हमने 1971 के युद्ध में हराया और अमेरिका से कैसे हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स बने उस चीज में भी, है ना। कैसे अमेरिका ने साथ दिया किसका? पाकिस्तान का। और भारत ने जब संधि कर ली किससे? सोवियत संघ से, तो अमेरिका और भारत के संबंधों में कहीं ना कहीं खटास आ गई। अब हम समझते हैं 1974। 1974 में क्या हुआ? परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण, देखो एक संधि हुई थी 1968 में, एनपीटी, परमाणु आपातसार संधि। क्या थी? परमाणु आपातसार संधि। अब जो ये परमाणु आपातसार संधि हुई थी,
परमाणु आपस संधि के तहत सबसे पता लग रहा है कि परमाणु के प्रसार को अब रोका जाएगा। यानी जिन देशों में परमाणु बन चुके हैं वो ठीक है, लेकिन अब जिन पे अभी तक नहीं है उन्हें अब परमाणु बनाने से रोका जाएगा। ये थी एनपीटी, है ना। तो जब भारत ने तो शुरू से एनपीटी का विरोध किया है ना, और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से भारत ने क्या कर दिया, मना कर दिया। सीटीबीटी क्या है, कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी वही है जो न्यूक्लियस है उस पर टेस्ट पर बैन के लिए, है ना। तो उस पर भारत ने साइन करने से बिल्कुल ही मना कर दिया। जब भारत ने मना कर दिया तो यूएसए भारत के विरोध में ही था, खिलाफ था, है ना। भारत ने छुप छुपाकर यानी यूएसए से छुपकर 1974 में, कब 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। तो जो मेन इंदिरा गांधी ने कमान सौंपी थी वो किसके हाथ में सौंपी थी, एपीजे अब्दुल कलाम। जब ये एपीजे अब्दुल कलाम जी को बोला गया था कि आप परमाणु बनाने का पूरा कारोबार आप पे, पूरा जो भार कहते हैं ना वो आप पे, आप कैसे भी करके भारत के लिए एक परमाणु तैयार करो। तब एपीजे अब्दुल कलाम जी ने दिन रात मेहनत करके एक परमाणु बम बनाया जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, जिसका परीक्षण किया 1974 में, लेकिन ये थोड़ा असफल हुआ। यानी होता है ना कई बार हम बम फोड़ते हैं और वो बचता नहीं है ढंग से, है ना, वैसे ही हुआ कुछ। जो हमारी उम्मीदें थी उस बम से वो नहीं हो पाया। इस चीज पर कार्य चलता रहा। अब देखो अमेरिका को इस चीज की भनक लग गई कि भारत ने परमाणु परीक्षण किया, तो अमेरिका से इधर कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। और अमेरिका ने क्या किया, जो स्पेस में अपने जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं वो इस हद तक एक सैटेलाइट स्पेशली भेज दिया जो पूरे तरीके से भारत के पोखरण, कहां पर, पोखरण वाले एरिया में नजर रखे, क्योंकि सबको पता था कि भारत का जो टेस्ट होने वाला है वो पोखरण में ही हो सकता है। राजस्थान के पोखरण के अलावा ऐसी कोई भारत में जगह नहीं है जहां पे परमाणु का टेस्ट हो सके। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने क्या किया, एक सैटेलाइट बना दिया जो विशेष ध्यान रखा किस पर, राजस्थान के पोखरण पर। अब दोबारा से इसी चीज को कंटिन्यू रखा गया, यानी प्राइम मिनिस्टर बदले, लेकिन ये जो नीति चल रही थी परमाणु संपन्न बनने की, उस नीति पर सबकी सहमति बनी रही और सभी आने वाले प्राइम मिनिस्टर भी उस नीति पर काम करते रहे। एंड में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में क्या हुआ था, हम संपूर्ण रूप से सफल परमाणु बम बना पाए थे। अब पंगा बहुत बड़ा था। क्या था कि एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोल दिया किसे, अब्दुल कलाम को, कि तुम्हें जो चीज चाहिए वो तुम्हें मिलेगी, जैसा ऑर्डर चाहिए वैसा मिलेगा। और पूरे में बोल दिया, मतलब पूरे पीएमओ हाउस में बोल दिया कि तुम एपीजे अब्दुल कलाम की जो मतलब ऑर्डर करेंगे वो चीज लानी है और जो वो बोलेंगे वो चीज माननी है। अब हमें छुप छुपा कर क्या करना था, परमाणु परीक्षण करना था। लेकिन परमाणु परीक्षण कैसे करें, ऊपर ध्यान रखी हुई है कौन, अमेरिका की सैटेलाइट। और अमेरिका ने उस समय इतनी उन्नत सैटेलाइट बना दी थी कि अगर नीचे कोई पोखरण में बंदा खड़े होकर घड़ी में टाइम देख रहा है ना, तो साफ साफ उस सैटेलाइट से टाइम भी देखा जा सकता था। अब इतनी निगरानी के बीच में परमाणु बम का परीक्षण करना बहुत बड़ी बात थी, है ना। तो इसी निगरानी को ध्यान में रखते हुए हमें सिर्फ उसी बीच काम करना था जिस बीच में सैटेलाइट थोड़ा सा घूमे। अब उसने जो उसका रोटेशन टाइम था वो केवल और केवल कर दिया 2-3 घंटे से घटाकर कितना कर दिया, 10 से 15 मिनट। यानी हर समय जिस 10 से 15 मिनट में वो रोटेशन हो रहा है उसी रोटेशन के बीच में हमें क्या करना है, परमाणु परीक्षण करना है। अदरवाइज अगर अमेरिका देख लेता तो वो परमाणु परीक्षण हम पूर्ण रूप से सफलता से नहीं कर पाते। अब इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। वो कहानी क्या है, देखो जब एपीजे अब्दुल कलाम जी को नासा बुलाया गया, वो नासा गए, नासा जाकर उन्होंने देखा, नासा में उन्हें जॉब ऑफर की गई थी कि आओ हमारे यहाँ पर जॉब करो, लेकिन उन्होंने क्या कहा, नहीं भैया। हर एक जगह उन्होंने रिजेक्ट किया, जितने ऑफर आए ना, इतने बड़े साइंटिस्ट है ना, कोई भी देश चाहता था कि हमारे देश में आके काम करे। उन्होंने नासा तक के ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन नासा के अंदर तक गए और वहां से पूरी जानकारी हासिल करके ले आए कि हाँ भाई सैटेलाइट कैसे चलती है ना, किस टाइम रोटेशन होता है, किस टाइम नहीं होता, हर एक जानकारी उन्होंने कलेक्ट वहां से कर दी। तो उन्हें सारा टाइम पता था। इस टाइम को आधार बनाकर अब्दुल कलाम ने क्या किया, एक आइडिया लगाया। उस आइडिया में क्या कहा कि भाई काम इस हिसाब से होगा
कि अगर अब हम जाके ओनली परमाणु परीक्षण करेंगे तो सैटेलाइट से साफ साफ पता लग जाएगा। लेकिन अब्दुल कलाम जी ने क्या आइडिया लगाया कि भैया फैला दो पुणे में कि भारतीय सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास चल रहा है। तो बहुत सारे सैनिकों को ले गए वहां पे युद्ध अभ्यास को दिखाने के लिए, है ना। यहाँ तक कि सैनिकों को भी ये बीच में पता नहीं था कि वहां पे उनके बीच में टोपी पहने हुए एक अब्दुल कलाम भी खड़े हैं। तो जब वो उधर से टाइम मिलता परमाणु परीक्षण कर लेते, जब पूरे तरीके से सेटअप हो चुका था परमाणु परीक्षण का, मतलब पूरा तैयारी कर चुके थे, जब वो उस तैयारी के बाद सैनिकों को बोला कि चलो अब युद्ध अभ्यास खत्म हो गया। जब युद्ध अभ्यास खत्म होने की बात बोली तो उन्होंने एक और अफवाह फैलवा दी कि अच्छा एक चीज सोचो, वहां पे तो आम लोग आते जाते और अगर आम लोग आते आते तो उन्हें नुकसान भी हो सकता था, है ना। तो उन्होंने एक खबर फैलवा दी कि आज राजस्थान के पोखरण में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, चक्रवात आने वाला है, तो गांव के लोग इस साइड पे ना आए। तब इसी चीज को लेकर गांव के लोगों ने वहां आना बंद कर दिया और वहां पर जब परमाणु परीक्षण किया गया, जब 11 मई को पहला बम ट्राई किया गया तो वो विस्फोट इतना तगड़ा हुआ जितनी हमें उम्मीद थी ना उससे 10 गुना ज्यादा। यानी उस विस्फोट को पूरे कहते हैं ना, जैसे विस्फोट हुआ दूर दूर तक क्या हो गया, धूल मिट्टी उड़ने लगी, है ना। अब नासा की जो सैटेलाइट देख रही है उसे क्या लग रहा है, भैया पहले ही मौसम विभाग बोले हुए हैं कि आंधी आएगा तो उससे धूल मिट्टी उड़ रहा है ना। तो वो ये पता ही नहीं लगा पाएगी परमाणु परीक्षण हो गया। तो आधे घंटे बाद दोबारा एक और परमाणु बम का विस्फोट करके ट्राई कर लिया और थोड़ी देर बाद एक तीसरे का भी, और उसके 2 दिन बाद यानी खुले में 13 मई को परमाणु परीक्षण कर दिया, जिसे अमेरिका की सैटेलाइट द्वारा भी देखा गया, है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ टॉपिक। तो अब जब अमेरिका ने इस चीज को देख लिया, अच्छा पहले से ही पता लगा लिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले ही पूछ लिया अब्दुल कलाम जी से कि हाँ भैया अब ये वाला बम तुम कितने दिन में बना लोगे, तो अब्दुल कलाम बोले हफ्ते 10 दिन में हम ये बम दोबारा से तैयार कर सकते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को पता था अगर अमेरिका हमारे पे अटैक करेगा, हमारे पास भी परमाणु है ना, एक अवरोध की स्थिति हम बनाने लायक बन चुके हैं। तो इन्होंने खुले में 13 मई को परमाणु परीक्षण करवा दिया। यहाँ तक का टॉपिक क्लियर। अब जैसे ही ये हुआ तो अमेरिका बिल्कुल प्रतिबंध लगाने के लिए भारत पर तैयार हो गया। अच्छा जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया ना उसके एक ही हफ्ते के अंदर पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर दिया। अब जब पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया, पाकिस्तान बोल रहा है जो सजा भारत को दोगे वो सजा हम भी कबूल करेंगे। इसी चीज को लेकर क्या हुआ कि दोनों पर, भारत और पाकिस्तान पर, दोनों पर अमेरिका ने क्या लगा दिए, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अब देखो भाई भारत तो एक ऐसी कंट्री है जो कहीं ना कहीं झेल जाने वाला, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था क्या होने लगी, बिल्कुल डैमेज होने लगी। तो पाकिस्तान ने बोला किसे, अमेरिका को, भाई ये प्रतिबंध हटा दो, अगर ये प्रतिबंध ना हटे ना तो हम ये जैसे होता है ना ये खाना बनाने की रेसिपी सबको बता देंगे, वैसे परमाणु बम बनाने की जो एक विधि है वो सबको बता देंगे, वायरल कर देंगे, है ना। तो इसी डर से अमेरिका को समझ आ गया ये पागल है ना, पाकिस्तान पहले से सटे आया हुआ है, कुछ भी कर सकता है ना। तो अमेरिका ने दोनों के ऊपर से आर्थिक प्रतिबंध धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया। भारत तो कहीं ना कहीं उस चीज को झेल जाता, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल डैमेज हो जाती। यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक अभी हमने देखा अमेरिका और भारत के क्या क्या विवाद रहे। अब हम समझते हैं कि अमेरिका और भारत की कहीं ना कहीं दोस्ती काफी अटूट रही है। उस दोस्ती को हम समझेंगे कि किस तरह अमेरिका ने समय समय पर भारत की मदद भी की, यानी जो भारत और अमेरिका के अच्छे रिलेशंस रहे हैं उन्हें अब हम समझना शुरू करते हैं, है ना। तो अमेरिका के साथ हमारा जो आखिरी विवाद था वो मेनली 1998 का ही था, जो परमाणु परीक्षण हुआ, है ना। तो अब पहले मैं तुम्हारे लिए अच्छे संबंधों को स्टार्ट करता हूँ। तो अच्छे संबंधों को स्टार्ट करते हैं हम भारत चीन युद्ध से। अमेरिका ने भारत की मदद की भारत चीन युद्ध के दौरान, और एक कार्यक्रम चलाया अमेरिका ने, जिस कार्यक्रम का नाम क्या था, PL480। इस कार्यक्रम के तहत क्या किया, खाद्य सामग्री भारत तक पहुंचाई।
और कब पहुंचाई ये खाद्य सामग्री? भारत चीन युद्ध के समय। कब? भारत चीन युद्ध के समय। तो ये एक बहुत बढ़िया कदम था अमेरिका की साइड से, है ना, हमारी मदद की अमेरिका ने। तो ये क्लियर। नेक्स्ट चीज, जब भारत 1970 के दशक में, डिकेड में, जब भारत 1970 के डिकेड या बात करें हिंदी में दशक में से गुजर रहा था, किस चीज से? आर्थिक संकट से। आर्थिक संकट से जब भारत गुजर रहा था, तब अमेरिका ने भारत की क्या की थी? खाद्य सहायता की थी। भारत तक गेहूं पहुंचाया था। किसने? अमेरिका ने। ये 2 पॉइंट क्लियर हुए। अब उसके बाद, अब जब शीत युद्ध खत्म होता है, ये तो शीत युद्ध के पहले के 2 अच्छे संबंध मैंने बताए नॉर्मली, है ना, लेकिन अब मेनली जब संबंध सुधरने शुरू हुए, जब शीत युद्ध खत्म हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया। देखो शीत युद्ध समाप्त होते ही कैसे भारत और अमेरिका के संबंध सुधरे, तो समझो बातों को। देखो शीत युद्ध तक क्या चल रहा था? भारत का झुकाव कहीं ना कहीं सोवियत संघ की साइड था, है ना। तो जैसे ही शीत युद्ध खत्म होता है, भारत पहले किस आधार पर रह रहा था? थोड़ा समाजवादी तरीके से चल रहा था, यानी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ था, है ना। आज भी मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की, लेकिन कहीं ना कहीं आज झुकाव किसकी साइड जा चुका है? भारत का पूंजीवाद की साइड, है ना। तो जैसे ही शीत युद्ध खत्म होता है, कब खत्म हुआ शीत युद्ध? 1991 में। और 1991 में ही भारत ने एक नई आर्थिक नीति अपना ली। क्या अपना ली? नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जब भारत ने नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया, तब भारत ने, अब देखो, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर किस चीज, एलपीजी, है ना। एलपीजी क्या है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। जब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपना लिया, तो कहीं ना कहीं भारत आगे बढ़ने लगा एक मुक्त व्यापार की ओर। जब भारत मुक्त व्यापार की ओर बढ़ने लगा, तो अमेरिका ने भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब अमेरिका और भारत की आइडियोलॉजी मिलने लग गई, है ना। यहाँ तक क्लियर। भारत ने नई आर्थिक नीति अपना ली, उसके बाद अमेरिका और भारत में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट खास देखने को नहीं मिला, बस एक 1998 के अलावा जो भारत ने परमाणु परीक्षण किया, उसी पर कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन वो भी जल्दी सॉल्व हो गया। उसके बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते कहीं ना कहीं सुधरते चले गए। जैसे कि 1999 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध के नाम से जानते थे, है ना। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो अमेरिका उस टाइम पे न्यूट्रल रहा, यानी पहले किसकी मदद कर रहा था? पाकिस्तान की मदद कर रहा था। ये वो टाइम आ गया जब अमेरिका ने किसी की कोई हेल्प नहीं की, और अमेरिका ने बल्कि पाकिस्तान को सजेस्ट किया कि तुम एलओसी को पार मत करो, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार मत करो, है ना। जब इस चीज पर बात हुई, तो यहाँ से कहीं ना कहीं मित्रता दिखने लगी। किसके और किसके बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में। ये पॉइंट क्लियर। अच्छा, एक पॉइंट और बताता हूँ। ये 1998 की बात है। 1998 में क्या होने वाला था? परमाणु परीक्षण हुआ, है ना। लेकिन जो बिल क्लिंटन थे, कौन? बिल क्लिंटन, है ना, वो कहाँ आने वाले थे? भारत की यात्रा पर आने वाले थे। पहले से इनकी यात्रा तय की थी। बिल क्लिंटन कौन थे उस टाइम पे? अमेरिका के कौन थे? अमेरिका के प्रेसिडेंट, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति। जब क्लिंटन की यात्रा पहले से भारत में तय थी, तो 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया, तो वो यात्रा क्या कर दी गई? कहीं ना कहीं स्थगित कर दी गई। जब उस यात्रा को स्थगित किया गया, तो 1999 का युद्ध हुआ, और वो ही यात्रा पोस्टपोन होकर, यानी सन 2000 में बिल क्लिंटन भारत आए, और भारत आकर उन्होंने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ज्यादातर व्यापारिक समझौते शामिल थे। यानी अब यहाँ से अमेरिका और भारत कहीं ना कहीं व्यापार की ओर आगे गति करने लगा। क्लियर। तो अब कुछ पॉइंट्स पीछे रह गए थे, वो मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ अब। तो देखो, जैसे कि क्या हुआ कि अमेरिका ने 10, मतलब अमेरिका के वाणिज्य विभाग है, उसने 10 अग्रणी देशों को चुना जिसमें जाके अमेरिका इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उनमें अमेरिका ने भारत को भी शामिल किया। ये अच्छे रिलेशन को शो करता है। और 1994 में जब नरसिम्हा राव, यानी हमारे भारत के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे,
नरसिम्हा राव ने वाशिंगटन, अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन की जब यात्रा की तो द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिला, इससे भी, है ना। ये भी एक अच्छे संबंधों को दर्शा रहा है। और अमेरिकी वाणिज्य सचिव, जो अमेरिका के वाणिज्य के सचिव है, व्यापार के सचिव है, रोनाल्ड ब्राउन, उन्होंने भारत के वाणिज्य सचिव, उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी थे, उनके साथ व्यापारिक समझौते किए, जिससे कि भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंध अच्छे होते चले गए। ये पॉइंट भी क्लियर। तो समझो विश्व की एक बहुत बड़ी आतंकी घटना ने किस प्रकार भारत और अमेरिका के संबंधों में एक परिवर्तन ला दिया। 2001 9/11 उधर डेट को उल्टा लिखा जाता है, यानी मंथ को पहले और डेट को बाद में लिखा जाता है। यानी 9/11 का मतलब क्या है, 11 सितंबर 2001 अमेरिका के लिए ब्लैक डे। अमेरिका के 4 विमानों को हाईजैक किया गया और अमेरिका की मुख्य बिल्डिंग से टकराया गया। उनमें से एक जहाज को तो, एक एरोप्लेन को तो टकराना था जाके अमेरिकी संसद कांग्रेस से, यानी जो अमेरिका में संसद को ना कांग्रेस कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे संसद या पार्लियामेंट ना, वैसे वहाँ पे कांग्रेस कहा जाता है। चौथे को कांग्रेस से टकराना था, लेकिन वो जहाँ कहाँ गया, वहाँ जो उसमें बैठे यात्री थे उनकी समझदारी के कारण, उन्हें पता था जान तो हमारी वैसे भी जाएगी और वैसे भी जाएगी, उन्होंने समझदारी दिखाई और प्लेन को एक जाके खेत में टकरा दिया, पेंसिल्वेनिया के खेत में टकरा दिया, है ना। तो यहाँ से उनका वो प्लान चौपट हुआ और लगभग ये जो हमला हुआ ना, इसमें अमेरिका के 3000 नागरिक मारे गए, यानी ब्लैक डे के नाम से मनाया जाता है अमेरिका में, है ना, एक काला दिन। तो 2001 को जो हमला हुआ, उसके बाद अमेरिका को ये समझ आ गया कि पाकिस्तान वो सांप है कि जिसमें दूध पीता है उसी में डसता है, यानी जिसे कहते हैं ना आस्तीन का सांप, वो इंसान है पाकिस्तान। तो अमेरिका को अब ये बात समझ आ गई कि आतंकवाद को रोकना है तो कहीं ना कहीं हमें भारत का साथ बहुत जरूरी है, यानी भारत ही साथ दे सकता है किसे, आतंकवाद को रोकने के लिए। तो बुश प्रशासन ने क्या किया कि भारत पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर विचार करने लगे। जो 1998 में प्रतिबंध लगाए थे ना भारत पर परमाणु परीक्षण के बाद, उन प्रतिबंधों को हटाने पर कहीं ना कहीं अब विचार शुरू हो गए और एक फैसला हुआ कि अब दोनों मिलजुल कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भारत भी आतंकवाद से काफी परेशान देश है। इसके बाद, अब इस अटैक के बाद अमेरिका भी अब आतंकवाद से काफी हद तक परेशान हो गया कि हम कहीं सहम गया, है ना। तो फिर एक दोस्ती तब दिखाई दी जब 13 दिसंबर को भारतीय संसद पर और 2001 में कश्मीरी विधानसभा पर आतंकी हमला हुआ, तो अमेरिका ने उसकी निंदा की और अमेरिका ने बड़े बड़े आतंकवादियों को मारने में भी भारत की मदद भी ली और भारत की मदद की भी, है ना। यानी जैसे कि अमेरिका ने बड़े बड़े आतंकियों, ओसामा बिन लादेन, है ना, और सद्दाम हुसैन जैसे बड़े आतंकियों को अमेरिका ने मारने में काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाई, जिसके बाद से भारत और अमेरिका के संबंध काफी अच्छे होते चले गए। अब अमेरिका को एक चीज दिख रही थी, चाइना। चीन क्या हो रहा था, एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में धीरे धीरे उभर रहा था, है ना। यानी अमेरिका को चीन एक खतरे के रूप में दिख रहा था। चीन अमेरिकी वर्चस्व के लिए भी खतरा हो सकता है, इसलिए चीन को रोकने के लिए भी भारत का साथ अमेरिका के लिए काफी ज्यादा जरूरी होने लगा। ये पॉइंट क्लियर। तो अब हम और समझते हैं इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस कैसे अच्छे हैं। अभी तक मैं आपको कई रिलेशंस बता चुका हूँ, अब कुछ और बताता हूँ जो आंकड़ों के साथ। जैसे कि 1991 की मैं बात करूँ तो हमारा व्यापार कितना था, $5.6 बिलियन, है ना। लेकिन यही 2018 में बढ़कर कितना हो गया, $105 बिलियन हो गया, है ना। यानी इतना ज्यादा इंक्रीज इतने से टाइम में व्यापार में हुआ, तो ये अच्छे रिलेशंस को शो कर रहा है, क्लियर सी बात है। अब सेकंड, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सेकंड नंबर पे अमेरिका हमारे देश में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है। पहले नंबर की बात करें हम तो पहले नंबर पे सिंगापुर कर रहा है जो $15.9 अरब है। सेकंड पे अमेरिका जो $10.5 अरब है। ये आपके जो आंकड़े हैं वो 2022 के आए हैं। अब 30, जैसे कि भारतीय सॉफ्टवेयर कारोबार है ना, यानी जितना भी भारत में सॉफ्टवेयर बनता है उसका 65% किसे जाता है, अमेरिका को। यानी अमेरिका भारत के पूरे सॉफ्टवेयर का फायदा उठा रहा है। हमारे को भी मतलब पैसा मिलता है अमेरिका से, है ना। जो फॉरेन करेंसी होती है वो हमें भी मिल जाती है, तो हमारा भी फायदा है, अमेरिका भी फायदा है। यानी यहाँ पे व्यापार को बढ़ावा मिलता हुआ दिख रहा है। और अमेरिका का एक कंपनी है सिलिकॉन वैली, एक
ये एरिया मान के चलो पूरा, जैसे हब होता है ना पूरा कंपनीज का, है ना, वहाँ पे 3 लाख से भी अधिक भारतीय वर्कर्स काम कर रहे हैं। इसी से पता लगता है कि कितने ज़्यादा भारतीयों का वहाँ पर क्रेज है, यानी कितने ज़्यादा दिमागदार हमारे भारतीय इतने बड़े देश में जाकर लगे हुए हैं, यानी हमारा सारा का सारा टैलेंट ही यूज़ हो रहा है वहाँ पे, है ना। नेक्स्ट है 2010 में जैसे कि 2010 में मैं बात करूं, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए, और भारत आने के बाद उन्होंने पहली बार बात कही, अमेरिका ने पहली बार इस बात पे सहमति दी कि भारत को यूएनओ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। स्थायी सदस्य समझते हो ना, मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो हमारे सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं वो केवल और केवल 5 हैं, और उन्हें याद करने का मैंने एक तरीका भी बताया था, फैब्रिक। क्या बताया था? फैब्रिक में क्या था? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया और चाइना, और छठा हमारा इंडिया ऐड होगा बहुत जल्द, है ना। तो 2010 में पहली बार अमेरिका ने बात की कि इंडिया को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए, और 2014 में पीएम मोदी अमेरिका से सफल यात्रा करके वापस आए। 2014 में ही बने थे ना प्रधानमंत्री मोदी। जब वो सफल यात्रा करके यहाँ पर आए तो हमने अपने 66वें गणतंत्र दिवस पर, कितने 66वें गणतंत्र दिवस पर वहाँ के प्रेसिडेंट, उस टाइम पे बराक ओबामा थे, बराक ओबामा को हमने मुख्य अतिथि के रूप में चुना और अपने देश में बुलाया, और वो आए। इससे हमारे भारत और अमेरिका दोनों के संबंध और भी मजबूत होने लगे। और 2014 में अमेरिका ने एक अपना विजन रखा था, विजन स्टेटमेंट। इसके तहत क्या था? चले चले साथ साथ, यानी भारत और अमेरिका साथ साथ चले। जब ये विजन रखा गया, इसके तहत क्या था कि भारत और अमेरिका मिलकर लड़ेंगे कुछ मुद्दों के खिलाफ। कौन कौन से? जैसे कि आतंकवाद हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, आर्थिक विकास हो गया और निशस्त्रीकरण हो गया। ये सारे मुद्दे ऐसे रहेंगे जिसके खिलाफ भारत और अमेरिका दोनों मिलकर एक तगड़ी लड़ाई लड़ेंगे, है ना। और फिर आगे समझो इधर कि 2000 यहाँ पे आए हो 2018 में अमेरिका ने हाउडी मोदी नाम से एक कार्यक्रम चलाया, है ना, जिसके तहत मोदी जी गए थे कहाँ पर? अमेरिका। और 2020 में मोदी जी ने, यानी हमारे भारत ने एक कार्यक्रम चलाया, नमस्ते ट्रंप, जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप हमारे भारत में आए और उन्होंने एक सफल यात्रा की, है ना। और उनका स्वागत जो हुआ था वो सरदार पटेल स्टेडियम में हुआ था, जिसमें माना गया कि 1 लाख से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए, यानी बहुत बड़े स्तर पर हमने ट्रंप का स्वागत अपने भारत देश में किया। इससे भी देश की एक मजबूती दिखाई देती है। और हमेशा ही चीन के साथ जो संघर्ष रहे हैं उसमें भारत का साथ दिया है, किसने? यूएसए ने। उम्मीद करता हूँ आपको अब भारत और अमेरिका के रिलेशंस पूरे क्लियर हो गए होंगे। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आएगी भारत और यूएस रिलेशन, रशिया रिलेशन। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।